सेंट्रल के जो बड़े बड़े नेता आते हैं वो तालुका में जाके सभा नहीं लेते। वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्लेस वहाँ सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाने के बाद वहाँ जितने भी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको उसकी मदद होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शुरू में धुलिया में सभा ली, बाद में नासिक में सभा ली, बाद में वो विदर्भ में अकोला या इस कई सभा लेने वाले थे। आज पूना में सभा है, पूना सिटी में, क्योंकि वहाँ 8 टोटल असेंबली सीट्स है और बाहर सराउंडिंग सिटी के 8 करीबन 13 सीट है। ऐसी सिचुएशन है। तो बारामती एकदम साइड पे आती है ना, वहाँ कैसे सभा मिल सकती है? मैंने सवाल ये इसीलिए पूछा दादा, क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज सीट मानी जा रही है, क्योंकि हमने पिछली बार लोकसभा में भी देखा था पवार वर्सेस पवार फैमिली की ये जो सीट थी, और अभी युगेंद्र पवार जो काफ़ी यंग है, आपकी पवार फैमिली से ही आते हैं, तो काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। इसी वजह से मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि कितना टफ मानते हैं आप इस कंटेस्ट? मैं हर एक चुनाव सामने वाले जितने भी कैंडिडेट है वो टफ कैंडिडेट है ये सोच के ही मेरा चुनाव में जो हमारी जिम्मेवारी है वोटर के लिए उसका प्रचार मैं करता हूँ। पर दूसरी बात सर, युगेंद्र पवार आपने देखा, बचपन से उनको आप देखते आए होंगे, ग्रो हुआ है आपके सामने ही। क्या लगता है आपको युगेंद्र पवार को देखे? मैंने बचपन से देखा, उसका कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। क्या होता है, कभी कभी जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है तो समझ में आता है कि कहीं कोई चुनाव में आके मीटिंग में बैठना, क्या चल रहा है वो ज़रा उसकी मालूमात लेना। उसको बारामती में आना भी पसंद नहीं था। दीपावली में तो बहुत दफ़ा हम सब इकट्ठा हो जाते थे, तो बहुत दफ़ा वो बारामती में आता भी नहीं था। वो बम्बई में, अब्रॉड, यहाँ ही उसका हमेशा आना जाना था। लेकिन अचानक उसको क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आता। आप इतने साल से क्या वजह आप असेसमेंट कर रहे हैं, इसका क्या वजह लगती है कि युगेंद्र पवार को आपके अगेंस्ट कंटेस्ट कराया गया है शरद चंद्र पवार की तरफ से? मैंने सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा को खड़ा किया, वो उनको बहुत मन को लगा और इसी कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि मेरी माँ भी कह रही थी कि हमारे फैमिली का लड़का अजीत के खिलाफ बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, बार बार बोलती थी। उन्होंने मैसेज भी भेजा था साहब को, आंटी की तरफ से, कि हमारी जो ताता, मेरे पिताजी का नाम अनंतराव पवार है लेकिन तात्या साहब उनको बोलते थे। मेरे फैमिली के ऐसा मत उसमें दरी निर्माण करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब इतने अच्छे तरह से, एक तो हमारे पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए, मेरे ख्याल से मैं 18 साल का था, मेरी बड़ी बहन 19 साल की थी, दूसरी बहन 17 साल की थी और हमारा छोटा भाई 14 साल का था। ऐसे हमारे सबके एज थे। तो तब बहुत पिताजी गुजरने के बाद हम बहुत बुरी वक्त हमने गुजारा है। उसमें पूरा हमारी माँ ने उनको, जो हम आई बोलते हैं मराठी में, हमारे आई ने सबको संभाला, सबको मॉरली सपोर्ट दिया। बहुत बुरे दिन हमने निकाले भाई, आप बता नहीं सकता, लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा। इतने ख़राब दिन में से वापस हमने पोल्ट्री बिजनेस, डेयरी बिजनेस, खेती, हॉर्टिकल्चर,
ये सब करते 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 वापस ठीक तरह होने के लिए हमें मेरे ख्याल से 78 में वो गुजर गए, और फिर सिचुएशन अच्छी होने के लिए करीबन 10 साल लगे। 10 साल के बाद बहुत इतना हमने मेहनत की कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मेहनत की है। दादा, आप कितने कॉन्फिडेंस हैं बारामती को लेकर? आप 8 बार खड़े हुए हैं, 7 टर्म्स आपने वहाँ पे असेंबली और 1 टर्म MP। तो वहाँ पे जो आप मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट हैं। या क्या क्या इश्यूज हैं जो आप इस बार लेके जा रहे हैं जनता के सामने? जनता को मालूम है बारामती में जो भी डेवलपमेंट हुई है, अनेक लोगों का उसमें सपोर्ट है, उनका हाथ है, तो भी उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की है, ये बारामती को पता है। तो दादा, एंटी इनकम्बेंसी आपको नहीं लगती है, क्योंकि इतने साल से लगातार आप विधायक रहे हैं वहाँ? मैंने काम किया है, मेरा काम बोल देता है। ओके। दादा, एक चर्चा में रही है महाराष्ट्र में, पहले तो आपकी बारामती, हमने बारामती पे चर्चा करी, दूसरी सीट है वर्ली की, जो आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट खड़ा किया गया है मिलिंद देवरा को। एन मोमेंट पे वो प्रस्ताव आया है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे महायुति, ऐसे अलायंस, उसके बारे में पता था कि राज्यसभा से जो सांसद भी हैं शिंदे शिवसेना के, उनको वहाँ से लड़ाया जाएगा? नहीं, मुझे को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मुझे जो सीटें मिली उनके बारे में मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लिया। उनके सीटें मिली शिवसेना को, उसके बारे में खुद एकनाथ राव जी ने डिसीजन लिया। और बीजेपी का तो पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली में है, तो भी यहाँ ज़्यादा करके देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उन्होंने उसमें ज़्यादा मेहनत ली। मैं ये एक सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ दादा, कहीं ना कहीं महायुति में एक कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी सामने नहीं नजर आती, क्योंकि भाजपा सपोर्ट कर देती है अमित ठाकरे को, और बाकी वहाँ से शिंदे शिवसेना कैंडिडेट अपना सदा सनवर दे देती हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको सब कोऑर्डिनेशन अच्छी है। 288 में 2-3 जगह ऐसा हुआ है, 288 में 2-3 जगह परसेंटेज निकालो कितना हुआ है, ऐसा नहीं। ओके दादा, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने भी कहा कि सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप इस पूरे जो प्रचार के दौरान इस तरह की जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? भारत देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, उसमें क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें एडिशन क्या है? नंबर 1, मुझे तो उसमें कोई गलत नहीं दिखता। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। वैसे हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे? वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। पर सर, यहाँ पे तो बोला जा रहा है, हाँ, मैंने कहा ना, पोस्टर लगेंगे मुंबई में। मैंने बताया ना कि मुझे वो ठीक, अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहाँ के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा, शिव यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनकी विचारधारा चलती है। आप कैसे भी देखो, ये विचारधारा अगर कोई छोड़ेगा तो महाराष्ट्र उसको स्वीकार नहीं करता। दादा, टिस की एक रिपोर्ट आई थी टाटा इंस्टीट्यूट की पिछले हफ्ते, उसमें ये कहा गया था कि म्यांमार, बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं मुंबई में, और जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं वो वहाँ उनको मिल रही है, या फिर वो वहाँ ले रहे हैं, और इसके वजह से जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो है सिटी में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। उसको लेके आप क्या कहते हैं? उसके बारे में पूरे देश के सब लीडरों ने बैठकर डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है
क्योंकि एक इंस्टीट्यूट आपको रिपोर्ट देती है और बहुत ये रिपोर्ट के बारे में तो जो आपने कहा है वो देश के लिए इतना गंभीर है कि पूछो मत। इसीलिए और एक एजेंसी को ये क्या है एग्जैक्ट वहाँ चल रहा है वो सोचने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए। दादा, हमने काफी महीनों से देखा है आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो काफी सोच समझ के ध्यान से दे रहे हैं एज फार एज शरद पवार जी के संबंध में हो। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीजें जा सकती हैं, इसी वजह से आप थोड़ा सोच समझ के बोल? नहीं 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 नहीं, मैं अभी एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं जब बात करता हूँ, मेरा जब स्टेटमेंट आता है तो खाली मैं अकेला ऐसा स्टेटमेंट दे के कुछ होने वाला नहीं। मेरे ऊपर भी बहुत से विधायकों की जिम्मेवारी है, पार्टी की कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, एमपीज़ की जिम्मेवारी है। इसीलिए ऐसा कोई मेरे हाथ से न हो कि उसके कारण इनको सबको तकलीफ होगी। इसीलिए दूसरी बात, उनका स्टेटमेंट आया था कि आप किंग मेकर होंगे इस चुनाव के बाद 23 नवंबर के बाद, तो किंग मेकर आप होना पसंद करेंगे या फिर किंग? अगर किंग हुए तो फिर आप? ये देखो, मैं प्रमोद जी ये पहले पसंद करूंगा कि महायुति के 175 से ज़्यादा कैसे सीटें आ सकती है, ये हम सोचते हैं और उसके बारे में मेरी पूरी कोशिश चालू है। मैं प्रचार सभा ले रहा हूँ, मीडिया के साथ बोल रहा हूँ, जो भी करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। दादा, अगर फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो उसके लिए कोई बी प्लान आपकी तरफ से रेडी है या फिर वापस ने वहाँ काम किया है एनडीए में पहले? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सोच भी नहीं। मैंने बताया आपको शुरू में कि मैं अपने महायुति के 175 से ज़्यादा सीटें कैसे आ सकती है, इतना ही मैंने मेरे सामने नेम रखा है। दादा, मराठवाड़ा में बीजेपी नहीं खुला था उनका लोकसभा में, तो जरांगे पाटिल कितना बड़ा फैक्टर आप देखते हैं मराठवाड़ा और अक्रॉस द स्टेट? मराठवाड़ा में जरांगे पाटिल का सुनने वाले बहुत लोग हैं। ये हमने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है, उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। ये तो बिल्कुल सही है। बाकी जगह भी जहाँ मराठा कम्युनिटी ज़्यादा है, क्या होता है, उन्होंने जो डिमांड की है वो हम अभी विदर्भ में, अमरावती में है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मराठा लोग बहुत से उन्होंने कुणबी वो दिखाया और उनके पास सर्टिफिकेट है, वो ओबीसी में ही है। वैसे उत्तर महाराष्ट्र में भी सिचुएशन वैसी है। वैसे कोंकण में भी बहुत डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा करके ठाना, रायगढ़, रत्नागिरी, उस एरिया में भी ओबीसी में है वो। तो ये आपने देखा, खाली क्या हुआ, मराठवाड़ा निजामशाही वहाँ बहुत सालों तक थी, बहुत सालों तक। ब्रिटिशों के ज़माने में भी वहाँ निजामशाही थी। उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भी कुछ दिन वहाँ निजामशाही, कुछ महीने वहाँ निजामशाही थी। बाद में वो मराठवाड़ा संयुक्त महाराष्ट्र जब हुआ तब महाराष्ट्र में शामिल हुआ, विदर्भ और मराठवाड़ा। इसीलिए वहाँ के लोगों के मन में बहुत अंदर से उनको ठेस लगी है कि हमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उनके लिए वो जरांगे पाटिल भी मराठवाड़ा के, इसीलिए ज़्यादा इसका जो जोर है वो अपने को मराठवाड़ा में दिखाई देता है। महायुति किस तरह से असेस कर रही है इसको? लोकसभा तो असेंबली में किस तरह से असेस करके आगे बढ़ने वाले? क्योंकि जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी काफ़ी निशाना साधते आए हैं। उनका सीएम शिंदे को लेके ज़्यादा निशाना नहीं साधते, पर देवेंद्र फडणवीस को लेके काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं। प्रमोद जी,
आपने किसके ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहिए वो आपका अधिकार है, वो संविधान ने आपको दिया है। तो उन्होंने वो जो स्टेटमेंट करते हैं उसके बारे में वही कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे सकते हैं। मैं सवाल आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ दादा, क्योंकि उनका एक डिसीजन पहले सब कैंडिडेट्स को लड़ाना था वहाँ पे। जैसे ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट आती है, नॉमिनेशन विड्रॉ की लास्ट डेट आती है, वो सभी कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखते हैं आप इस मूव को? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि क्या है, वो जब से इनके बारे में इसके बारे में वो आंदोलन कर रहे, कोशिश कर रहे, तो वो उनको जो ठीक लगता है, उनको जो जिसके बारे में सोचकर आगे जाना चाहिए ऐसा उनको लगता है, उसी हिसाब से वो सोचते हैं। दादा, जब भी चुनाव आते हैं हमने देख लो बहुत टाइम हमेशा क्या लगता है आपको, जो ऑन ग्राउंड जो वोटर्स हैं उन पे किस तरह का मैसेज जाता है इसको लेकर? क्या होता है, प्रमोद जी एक जगह है इसी, समझो एक कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ प्रमोद जी भी मांग रहे, बहुत अच्छी तरह से उनका रेपो है लोगों के साथ, और अजित पवार भी मांग रहे टिकट। अगर अजित पवार को मिला और आपको नहीं मिला तो आपके बारे में बहुत सहानुभूति वहाँ तैयार हो जाती है। इमोशनल लोग सोचना शुरू करते हैं कि प्रमोद जी के ऊपर अन्याय हुआ है, और फिर प्रमोद जी ने एक अलग डिसीजन, कोई वहाँ की सेकंड जो स्ट्रांग पार्टी है उसमें जाके, और उन्होंने भी बुलाया कि इनको ले लो, ये अपने को अच्छा कैंडिडेट मिला है, इलेक्टिव मेरिट इसमें है, तो इसको टिकट देना। तो टिकट देने के बाद फिर वो वहाँ टसल हो जाती है मेरी और आपकी, और फिर जो भी ये सब घटनाएं होने के बाद कैसे लोगों को, वोटर को स्पीच देते हैं, बोल देते हैं, उसमें से फिर वोटर अंतिम निर्णय लेते हैं। मेरा ये सवाल इसीलिए था दादा आपको, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है जिन पे कर लेते हैं और उनको वहां से टिकट मिल जाता है और फिर वो कंटेस्ट करते हैं। किसको? जैसे अशोक चौहान पे एलिगेशंस लगाए थे, अशोक चौहान भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन पे एलिगेशन लगते हैं, वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं और उनको टिकट मिल जाता है और वो कंटेस्ट कर लेते हैं। तो उनका अधिकार है। एलिगेशन तो आपके मीडिया के बहुत लोगों के ऊपर भी लग सकते हैं, अगर लगाना हो तो। ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, और अगर वो एलिगेशन होने के बाद वो, अगर वो न्याय समझो कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर आगे का सोचेंगे। जब तक खाली वो एलिगेशन है, उसको आप कैसे मानते हैं कि नहीं ये डेफिनेट ऐसा है? ऐसा नहीं चलता। लाड़की बहन पे बात कर लें दादा, तो बताया जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का कर्ज है महाराष्ट्र के ऊपर। तो ये जो लाड़की बहन स्कीम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है महायुति सरकार का, उसको आप आगे किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे? और दूसरा, जो जनता है जहां आप जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से आपको वोटों में तब्दील होता नजर आएगा? नहीं, वो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है। आप अगर एज अ मीडिया के प्रतिनिधि के नाते उनके पास गए और पूछताछ की, तो वो आपको बताएंगे। वो बहुत खुश है। हमारे महाराष्ट्र के जो गरीब महिलाएं हैं, हमारी लाडली बहना है, हमारी माय माऊली है, वो सब खुश है। बस वोटों में किसको ज्यादा फायदा होते नजर आएगा? क्योंकि आपने एक पूरा कैंपेन चलाया था जन सम्मान यात्रा के नाम से। कहीं ना कहीं एक आपस में एक कहीं ना कहीं रिफ्ट भी नजर आई महायुति में, क्रेडिट को लेके, लाड़की बहन को लेके। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो किसको ज्यादा फेवर करेगा? नहीं, सबको। महायुति का वो स्कीम है, महायुति का वो योजना है, तो इसके लिए सबको सब उसमें मदद हो सकती है, ऐसा मेरा खुद का कहना है। आप एफएम भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं महाराष्ट्र के। जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहा है और इस तरह की जो स्कीम्स अनाउंस करेंगे, ये रेवड़ियों का काम कर रही है, रेवड़ी बांटने का काम कर रही है, ऐसा एलिगेशंस लगाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन वाले एलिगेशन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो स्कीमें लाई थी बजट में, उसका टोटल जो लोड था, जो खर्चा
करने के लिए पैसे लगते थे वो 75,000 करोड़ लगते थे, 75,000 करोड़ रुपए। हमारा बजट था 6.5 लाख करोड़ का, उसमें से सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट ये सब देने के लिए 3-3.25 लाख करोड़ रुपए लगते थे। 3-3.25 लाख करोड़ रुपए बाकी काम के लिए, रोड्स, लाइट्स, पानी, ये वो सबको लिए लगता है, एजुकेशन, आरोग्य के लिए, ऐसा सब कुछ। तो तब उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन किया, ये बजट में पेश करने के बाद इन्होंने तिजोरी को खाली कर दिया, राज्य को बहुत कर्ज में डुबाया, ऐसा वैसा बहुत कुछ एलिगेशन। अभी सैलरी नहीं मिलने वाली, अभी 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ भी बोल देते थे। लेकिन आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल गलत था उनके एलिगेशन। अभी उन्होंने पंचसूत्री कार्यक्रम लाया है प्रमोद जी, उसमें करीबन 3 लाख करोड़ रुपया प्रावधान करना पड़ रहा है। कितना? 3 लाख करोड़ रुपया। मेरे ऊपर एलिगेशन करने वाले लोग जो और भी ज्यादा कुछ देने का तय करते हैं और उनका मैनिफेस्टो आता है और उसमें वो बोल देते हैं कि हम ये करने वाले, कैसे करने वाले? 3-3.5 लाख करोड़ रुपए तो इसमें जाएंगे, 3-3.5 लाख करोड़ रुपए ये योजनाओं के लिए जाएंगे, पानी भी वो दे नहीं सकते, रोड भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके खिलाफ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो जो लोग ये कर रहे हैं। यानी वहाँ भी एडिशनल कुछ मदद लेनी होगी तो भी उनको मिलने का कोई कारण नहीं है। ऑपोजिशन की जो भाग्य लक्ष्मी जो स्कीम 3,000 रुपए अब 1,500 दे रहे हैं, शिंदे जी ने अनाउंस किया कि 2,100 बढ़ाएंगे उसको, वो तो 3,000 दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा डेप्थ हो जाएगा महाराष्ट्र। वही तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने उसके लिए हमें 45,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, उनको 1 लाख करोड़ रुपए लगेगा क्योंकि उन्होंने दुगना किया। फिर ये बाकी के भी स्कीमें हमने हमारे लड़कियों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए उनके फ्री कर दिया। वो बोलते हैं कि हम अभी लड़कों को भी फ्री करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर वो बोलते हैं कि हम लोन माफ़ करेंगे, 3 लाख तक करेंगे, और जो ठीक तरह से देता है उसको 50,000 रुपये देंगे, और जो एम्प्लॉयज़ है उनको 4,000 रुपये देंगे। 1 करोड़ अगर एक एम्प्लॉयज़ ऐसे निकले जिन्होंने वो ग्रेजुएट हुए हुए और उनको अगर वो डिमांड करे वो तो 1 करोड़ जाएगा, तो 48,000 करोड़ रुपए उनको लगेंगे। ये सब गलत है, सब मिलके 3 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। और बहन की बात करें तो लगातार अपोजिशन ये भी कह रही है कि सुरक्षा ज्यादा जरूरी है ना। इस तरह से फर्स्ट नंबर सुरक्षा, सेकंड लड़की बहन। सुरक्षा तो कोई भी चीफ मिनिस्टर होने के बाद अपने खुद की स्टेट के कंट्री की सुरक्षा होनी ही चाहिए, उसके दौरान किसके है? सर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का जिस तरह से है अडानी को धारावी, हाँ धारावी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको लेके लगातार वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता आती है तो वो स्क्रैप कर देंगे। मैं आज आपको बताता हूँ, सत्ता आने का तो सवाल ही नहीं उठता, हमारी सत्ता आने वाली है, लेकिन उनके साथ जो भी है वो उनके सबका वही कहना है कि जरा पूछो, मतलब थोड़ा विस्तार में बताएंगे। उन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये 3 पार्टी है। शिवसेना का वैसा कहना है, शायद कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस सपोर्ट करेगी, क्या पूछो। शरद चंद्र पवार, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार सपोर्ट नहीं करेगी स्क्रैप करने वाले प्रोजेक्ट को अडानी के, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा मेरा कहना है। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो डेवलपमेंट कब सोचते हैं? डेवलपमेंट अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा उनका काम करने का ढंग है। एक आखिरी सवाल, एंटी कन्वर्जन विधायक कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो एंटी कन्वर्जन लॉ हम लेके आएंगे, जिस तरह से धर्म परिवर्तन करके शादी कराई जाती है उसके अगेंस्ट एक लॉ आएगा। आपकी क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर? ये देखो, हमने एक तय किया है, पहले हमारा गवर्नमेंट अच्छी तरह से फॉर्म हो, ये हमने सोचा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
ये बाकी के बारे में हम फिर सोचेंगे। ये अभी सोचने की और नया इश्यू तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। हम एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी बैठेंगे और उसके बारे में तय करेंगे जो अपने स्टेट के हित में होगा, स्टेट के हित में होगा, उसको ही हम सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल दादा, सीएम फेज मंजस बना हुआ है अभी 23 नवंबर के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद सीएम फेज किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा? अभी तो डिसाइड होगा या फिर यहीं पे अभी तो एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में हमारा काम चालू है। हम चुनाव के सामने जा रहे हैं और रिजल्ट्स आने के बाद हम सब विधायक बैठेंगे और उसमें डिसीजन लेंगे कि अभी अपना नेता कौन रहेगा। दिल्ली से नहीं होगा, यही महाराष्ट्र से सिलेक्ट किया जाएगा? नहीं, ये देखो, बीजेपी का तो हाईकमांड दिल्ली में है, हमारा और शिंदे जी का हाईकमांड महाराष्ट्र में है। तो अब देखो क्या होगा। थैंक यू सो मच। शायद भी आ सकता है। हमेशा ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो उनके कोई बड़े लीडरों को भेज देते और फिर वो विधायकों के साथ बात करते। और पहले तो हमें एक ही करना है प्रवीण जी कि महायुति किसी हालत में गवर्नमेंट में आनी चाहिए और 175 से ज़्यादा सीटें हमें मिलनी चाहिए।